गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभिका पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीक में बताया था कि हम व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट। सबने रीड किया होगा, आपको होमवर्क में भी दिया था कि सभी बच्चे रीड करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना इस चीज को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। फर्स्ट क्लास से ही आपके आ जाता है भाषा और व्याकरण के बारे में, तो उसी को यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया गया है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, पार्ट नंबर 1, भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा शब्द का प्रयोग भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे व सुने जाते हैं। क्या बताया है कि भाषा का जो प्रयोग है भावों और विचारों की अभिव्यक्ति यानी उसको समझाने में या आदान प्रदान करने में किया जाता है। जो चेतन प्राणी है यानी जो जीवित प्राणी है, जिनमें चेतना है, उनमें एनर्जी है और जीवित हैं, उनके लिए किया जाता है। मानव विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। जो ध्वनि संकेत हैं उसको अपना के जो हम प्रयोग लेते हैं हमारी भाषा को, वो हमारी किस में आता है? भाषा में आता है। पशु और पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशु पक्षियों की भाषा कहा जाता है। जो पशु पक्षी हैं वो भी आपस में बातचीत करते हैं अपनी अपनी आवाज में। जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो भी अपनी आवाज में बोलकर लिखकर अपने भावों को दूसरों को समझाते हैं कि हमारे विचार क्या हैं। और जो मतलब कि जो तुम समझाते हो बोलकर लिखकर जिस भी माध्यम से, पर वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को। ऐसी सरल और सुगम भाषा हमारी होनी चाहिए। तो यही बताया गया है। अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। क्या बताया है कि अपने मन, जो हमारे मन में भाव है या बात है, कुछ भी है, हम उसको बोलकर लिखकर जो भी हम दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। उस मतलब ये बोलकर लिखकर जो हमारा जो भी साधन है जिससे हम अच्छे से समझा सकते हैं उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने हैं? हम अपने मन में भावों और विचारों को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप हैं। कि कितने रूप बताए गए हैं? 2 रूप। यहाँ नीचे दिख रहा है ना आपको भाषा के रूप, एक ये और एक ये। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा है उसे व्यक्ति बोलकर समझा सकता है, अपने विचारों को, भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है बोलकर, मुंह से बोलकर। और दूसरा जो सामने वाला है वो उसको सुनकर समझता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारा भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। कोई लिख कर समझाता है। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, यहाँ बोर्ड पे कुछ समझाऊंगी, तो वो हमारा लिखित भाषा है। तो भाषा के 2 रूप बताए गए हैं यहाँ पे। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने हैं? 2 रूप, 2। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो हम एक तो मुंह से बोलकर समझाते हैं अपने मन के विचार या जो भी भाषा है, विचार भावों को
एक तो मुंह से बोलकर और दूसरा लिखकर। म्यूट करो। हाँ बेटा, हिंदी की क्लास आ रही है क्या? हाँ हिंदी की क्लास आ रही है। कौन सा चैप्टर है मैम? चैप्टर नंबर 1 व्याकरण में सुरभिका। तो हमारे भाषा के 2 रूप बताए गए हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो अब पेज नंबर निकालेंगे 6, जिसमें मौखिक भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरों को बातों को सुनकर समझाता है, दूसरों की बातों को सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। क्या बताया? भाषा का वह रूप जो मनुष्य कौन? हम लोग, एक तो बोलता है, दूसरा उसको सुनकर समझता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बात हमें समझाना चाह रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर देना, कहानी व कविता सुनाना आदि, ये सभी भाषा के मौखिक भाषा के ही रूप हैं। क्या बताया है कि कक्षा में जो आपकी क्लास है उसमें जो आपका अध्यापक यानी टीचर जो भी है वो आपसे प्रश्न उत्तर पूछते हैं ना, जैसे मैं भी पूछती हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, मुंह से बोलकर पढ़ा रही हूँ ना, तो ये हमारा किस में आता है? मौखिक भाषा में। कहानी सुनाना, कविता सुनाना, कोई भी पोयम, स्टोरी, कुछ भी आप सुनाते हो मुंह से बोलकर, तो वो हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जो भी हमारे मन में है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, बोर्ड पे अभी समझाया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, ये मैंने आपको लिखकर बताया ना, तो ये हमारा लिखित भाषा में आ गया। आप जैसे स्कूल का होमवर्क करते हो कॉपी में, तो वो लिखित भाषा है। आपको किसी को कोई चीज लिख कर समझानी है, कोई दूर है, किसी को लेटर लिखना है, तो वो लिखित भाषा में ही आएगा। जैसे आपके द्वारा पुस्तिकाओं में किया गया गृह कार्य आदि लिखित भाषा में आता है। जो मैंने अभी आपको समझाया, जो कॉपी में काम करते हो वो आपका लिखित भाषा में आता है। जो भी आप सुनाते हो, मैडम आपसे कुछ सुनती है, प्रश्न उत्तर सुनती है, कविता सुनती है, कुछ भी सुनती है XYZ, तो उसको आप बोलकर बताओगे, तो वो कौन सी भाषा में आएगा? मौखिक भाषा में। जो हम लिखकर समझाते हैं वो हमारा लिखित भाषा में आता है। अब है हमारा लिपि। लिपि को इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिट। तो लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। जो मौखिक भाषा हम जो बोलते हैं उसमें ध्वनियों का प्रयोग होता है, और लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का प्रयोग होता है। जो हम लिखते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? अक्षरों या वर्णों का। और जब हम मौखिक भाषा में बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अतः भाषा के विकास के साथ प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, जिन्हें व्याकरण में लिपि कहा गया है। कि जब हम लिखते हैं उसमें कई से संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, वर्ण होते हैं, और उन्हें हमें लगाना उनके नियमों के अनुसार हमें बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। और जो हमारे भारत में या संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, सबकी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी में जो हमारी लिपि लिखी गई है वो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी में जो हमारी लिपि लिखी गई है वो रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा को जो लिखा है वो रोमन लिपि में लिखा गया है। और देवनागरी लिपि 2 भाषाओं में यूज की जाती है, हिंदी और संस्कृत। जब हम लिखते हैं हिंदी और संस्कृत तो उसको देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। उर्दू भाषा है वो हमारी फारसी भाषा में, फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां भी यूज में ली जाती हैं।
मौखिक ध्वनियों के लिए लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये लिपि की परिभाषा है कि जो मौखिक ध्वनियों को के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए, जब हम बोल रहे हैं और उसको ही हम लिख रहे हैं, तो उसका जो लिखित रूप है, उसमें जो चिन्ह है, संकेत हैं, उसके जो वर्ण हैं, जो सही तरीके से यूज में जो फिक्स है कि यहाँ पे ये मात्रा आएगी तो यही आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिपि। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। जो हमारे संसार में, वर्ल्ड में बहुत सी भाषाएं हैं। माइक ऑफ करो बेटा। सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अथवा उनकी लिपि भी अलग अलग होती है। अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो हम बहुत सी भाषाएं लिखते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, तो उनको लिखने की लिपि अलग होती है। हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या बताया है? हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इन चारों की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी? हिंदी, मराठी और नेपाली और संस्कृत। इन चारों की जो भाषाएं हैं, इनकी लिपियां एक ही है, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषा रोमन में लिखी जाती है। जो इंग्लिश होती है, आपके जो सब्जेक्ट है ABCD, इंग्लिश सब्जेक्ट है, या रोमन, ये जर्मन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, इनकी जो लिपि है वो रोमन लिपि है। तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। जो पंजाबी भाषा है उसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। अब है हमारा पेज नंबर 7 व्याकरण। व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं ना, तो उसी के बारे में बताया गया है। मानव सभ्यता के साथ साथ भाषा और लिपि दोनों का विकास हुआ है। जब मानव सभ्य हुआ, यानी वो आगे बढ़ता गया, तो उसके साथ में भाषा और लिपि में भी विकास होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया। किस किस में? भाषा और लिपि में, दोनों चीजों में विकास होता गया। भाषा के विकास के साथ भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित कर नियमों में बंधने की आवश्यकता को महसूस किया गया, ताकि भाषा का एक मानक रूप हो सके। इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। क्या बताया है? भाषा के विकास के साथ, कि भाषा का जो प्रोग्रेस है उसके साथ में भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित किया गया। किसके? व्याकरण के नियमों में व्यवस्थित किया गया, उसकी आवश्यकता महसूस होने लग गई और उसको एक नियम में बांध दिया व्याकरण के। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? कि जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। उसमें जो ध्वनियां हैं, कोई चिन्ह है, संकेत हैं, जो सही स्थान पे लगाएं तो वो बिल्कुल शुद्ध होता है। उसका जो उच्चारण है, जो हम बोलते हैं, वो सही रूप से किया जाए तो व्याकरण में आता है। माइक ऑफ करो बेटा। अब ये चित्र दिया गया है, राम पत्र लिख रही है, तो जहां आपका लिख रही है वहां पे आएगा रहा, क्योंकि राम क्या है? पुल्लिंग है, और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, तो यहाँ पे रही को हटा के काट के रहा कर लो। मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों लड़के ही दिखा रखे हैं, लड़की की फोटो नहीं है, तो यह भी पुल्लिंग है। तो मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो वहां पे भी रही की जगह काट कर रहा लिख लो। ओके। अब व्याकरण के 4 भाग बांटे गए हैं। व्याकरण के कितने भाग बताए गए हैं? 4। कौन कौन से हैं? बता सकता है कोई? मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था आपको लास्ट वीक कि सभी चैप्टर पढ़ के रेडी रखेंगे।
पहला भाग है व्याकरण के 4 भेद हैं के 4 भेद हैं। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हमारे क, च, फ, ये सभी हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। क्या क्या गेड़े सबको आती है ना? व्यंजन आते हैं ना सभी बच्चों को? तो जो व्यंजन है वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण विचार में हमारे ये जो वर्ण आते हैं यही आएंगे। वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। अब है दूसरा शब्द विचार। दूसरा है शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या है? जहां पे शब्दों के रूप, शब्दों के बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में विचार किया जाता है, समझा जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द कौन से होते हैं? कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे व्याकरण, ये क्या है? खाली सिंगल वर्ड है ना। इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो जो ये व्याकरण है ये हमारा शब्द है। या हिंदी है, हिंदी ये हमारा शब्द है। जो सिंगल वर्ड है वो हमारा शब्द विचार में आता है। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के उद्गम, रचना तथा प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। कि वो कहाँ से जन्म हुआ उसका, इस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से आया और इसकी रचना कैसे की गई, इसका प्रयोग हम कैसे करें, तो वो किस में आएगा? हमारा शब्द विचार में। फिर है हमारा तीसरा पद विचार। पद विचार, प्लेस ऑफ वर्ड, कि हमारे शब्द को हम कहाँ सेट करें। ये जो शब्द है ये हमारे वाक्य में कहाँ पे सेट होगा, कहाँ पे इसको हम व्यवस्थित करके रखेंगे। तो इसमें है व्याकरण के जिस भाग में पद तथा उसके भेदों, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पद विचार कहते हैं। ठीक है। अब है हमारा लास्ट वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। कौन सी क्लास में हो बेटा आप? 3rd क्लास है ये। मैं 4th क्लास में हूँ। 3rd क्लास है ये। ओके मैम। तो इसमें हमारा है चौथा है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार है, वाक्य विचार किसे कहते हैं? जो हमारा सेंटेंस होता है। जैसे हमारा ये सेंटेंस है व्याकरण के 4 भेद होते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? वाक्य। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? सेंटेंस। और हिंदी में क्या कहेंगे? वाक्य। तो जहाँ पे वाक्यों की संरचना की जाती है कि कौन सा शब्द कहाँ सेट होगा, ये वाक्य सार्थक है कि निरर्थक है, इसका कोई अर्थ निकलता है, तो उस सभी चीजों की चर्चा, उस विषय की चर्चा हमारे वाक्य विचार में होती है। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। अब है पेज नंबर 8, इसका बुक वर्क करेंगे हम। इसमें पहला प्रश्न है कै का बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जो हमारे ऑप्शन वाले हैं, जो हमारा सही ऑप्शन है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है
संस्कृति भाषा की लिपि कौन सी है? तो संस्कृति नहीं है बच्चों, ये संस्कृत है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे संस्कृति लिखा है, उसे आप काट दो और यहाँ लिखो संस्कृत। ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी बताई गई है? संस्कृत, देवनागरी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ख वाला, देवनागरी लिपि। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? जर्मनी, रोमन, फारसी, इनमें से कोई नहीं। रोमन लिपि कौन सी है? रोमन। फिर है नेक्स्ट, हिंदी किस देश की राजभाषा है? फिजी की, भारत की, सूरीनाम, मॉरिशस। भारत की। हिंदी भारत की राजभाषा है। माइक ऑफ करो बेटा। म्यूट कर दो। फिर है नंबर 4, व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में बांटा गया था व्याकरण को? हमने पढ़े थे ना, 2, 4, 6, 8, 4 भागों में। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया था। फिर है प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो, भरिए। जो ये खाली स्थान है इनको हमें भरना है। पहला है, अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कहते हैं। फिर है नंबर 2, अपने मित्रों से बातचीत करना भाषा का डैश रूप है। बातचीत करना, किससे बातचीत करते हैं? मुंह से करते हैं ना, तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। फिर है मौखिक भाषा नहीं, खाली मौखिक ही आएगा। फिर है अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। रोमन। नंबर 4, व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराती है। व्याकरण से हमें क्या ज्ञान होता है? शुद्ध रूप का, कि उसको हम कैसे शुद्ध उच्चारण करें, कैसे शुद्ध लिखें। तो व्याकरण हमें क्या सिखाती है? शुद्ध बोलना व लिखना सिखाती है। फिर है प्रश्न ग, नीचे दिए कथनों पर सही या गलत का निशान लगाओ। जो नीचे हमारे वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, ये सही है या गलत है, इसके हमें निशान आगे बॉक्स में लगाने हैं, कोष्टक में लगाने हैं। पहला है घ का, भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है कि जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, बोलना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए व्यर्थ है। बिल्कुल सही है ये कथन। फिर है हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गलत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। गुरुमुखी कौन सी है? पंजाबी की। तो यहां आएगा गलत। फिर है भाषा के बोलने की विधि को लिपि कहते हैं। गलत। बोलने की विधि को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो यहां पे भी गलत आएगा। फिर है नंबर 4,
व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है, गलत। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नंबर 6, पेज नंबर 9, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सी भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। नंबर 7, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। पुस्तकों में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। पुस्तक जो है वो लिखकर ही बनती है। अब है हमारा प्रश्न घ। प्रश्न घ है, तो आपको मैच नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, या तो नंबर डालो या फिर जिसका जो आंसर है वो उसके सामने लिख दो। मैच किसी को नहीं करना है, एग्जाम में सबका गलत हो जाएगा अगर सब मैच करोगे तो। सही होगा भी तो गलत हो जाएगा। मैच आप अच्छे से नहीं करते हो, इसलिए या तो नंबर लगाओ या डायरेक्ट आंसर करो। तो आज हम आंसर ही करेंगे डायरेक्ट। इसमें दिया गया है भाषा और लिपि। कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। फिर है संस्कृत। संस्कृत में भी हमारी देवनागरी लिपि है। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ना नंबर लगाना है ना मैच करना है, ओनली आंसर। फिर है उर्दू। उर्दू को कौन सी लिपि में लिखा गया है? फारसी में। अंग्रेजी। अंग्रेजी को लिखा गया है रोमन में, रोमन लिपि में। रोमन। पंजाबी। पंजाबी को लिखा गया है गुरुमुखी में, गुरुमुखी। तो ये इनके उत्तर हैं। आपको ऐसे ही लिखना है नोटबुक में, बुक में, या आपका जो भी पेपर आए उसी में ऐसे ही लिखोगे आप। फिर है हमारे प्रश्न अंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों आपके बुक में ही है, पेज नंबर 5। और ये लिखा गया है ना, पर्पल सी पट्टी है, इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये देखो, आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक। अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? इसमें दे रखा है भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। फिर है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो पेज नंबर 6, ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना है आपको, और लिखित भाषा भी पूरी लिखनी है। उदाहरण नहीं लिखना है, खाली इतना लिखना है, भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। ये हमारा मौखिक भाषा का हो गया। फिर हमें लिखना है लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? पेज नंबर 6 पे ही नीचे पर्पल कलर की पट्टी है, उसमें ब्लैक कलर की लाइन है, वो लिखना है मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया है।
अब हम नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, आप सभी पढ़ के आएंगे, जिसका नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। इस पे सभी बच्चे पढ़ के आएंगे और समझ के आएंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके।